मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपने आज की कक्षा में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी में फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट में फाइलम सिलेंट्रेटा में हाइड्रा का स्टडी किया गया था। बीएससी में फाइलम सिलेंट्रेटा में ओबेलिया एंड ऑरेलिया दो एनिमल हैं, एक है ओबेलिया और दूसरा है ऑरेलिया के बारे में पढ़ना है। ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसके एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था। तो हम सिंपल यहाँ पर ओबेलिया का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल और ऑरेलिया का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। डिस्क्राइब फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया। यानी कि इसमें ओबेलिया के लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है और उसकी सहायता से हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस, जेनरेशन मेटाजेनेसिस, ध्यान से सुनेंगे, जनरेशन मेटाजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। सिंपल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस के बारे में पढ़ना है और ओबेलिया के लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल लेकर के। तो हम सबसे पहले ओबेलिया का लाइफ साइकिल देखें। ओबेलिया के लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि ओबेलिया का ये जो मेन बॉडी है, देखने में बिल्कुल प्लांट के जैसा लग रहा है, पौधे की तरह लग रहा है, लेकिन ये पौधा नहीं है, ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी सेल के चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट के सेल में, प्लांट के सेल के चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन किसी भी एनिमल और प्लांट में जो सबसे मेन डिफरेंस है, वो सबसे मेन डिफरेंस है कि प्लांट के सेल में सेल के चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल के सेल में सेल के चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो यह देखने में प्लांट की तरह लग रहा है, लेकिन यह प्लांट नहीं है, क्योंकि इसके सेल के चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल नहीं पाया जाता है। देखने में एक बिल्कुल यह प्लांट की तरह ही दिख रहा है। तो ये हमारा जो है ओबेलिया का मेन बॉडी है। ओबेलिया का मेन बॉडी, इसको कहते हैं पॉलिप। ओबेलिया के मेन बॉडी को कहते हैं पॉलिप। और इस पॉलिप से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं मेडुसा। तो हम देखेंगे कि ये जो ओबेलिया का मेन बॉडी है, इसको कहते हैं पॉलिप। पॉलिप में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है हाइड्रेंथ। इस पॉलिप का अभी डिटेल स्ट्रक्चर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। फिलहाल हम जान लें कि ये है हाइड्रेंथ और ये है गोनांजियम। तो गोनांजियम में होता क्या है, गोनांजियम में होता क्या है कि इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक या कटोरे की तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये उल्टा कटोरा है, ये उल्टा कटोरे की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं मेडुसा। तो इस गोनांजियम में दो प्रकार का मेडुसा बनता है, एक है मेल मेडुसा और दूसरा है फीमेल मेडुसा। मेल मेडुसा अपने अंदर स्पर्म बनाता है और फीमेल मेडुसा अपने अंदर ओवम बनाता है। मेल मेडुसा अपना स्पर्म पानी में निकाल देता है और यह स्पर्म जाता है फीमेल मेडुसा के पास में। फीमेल मेडुसा ओवम को अपने पास उलझा करके रखता है, अपने बॉडी के अंदर नहीं, अपने पास उलझा करके रखता है। तो यह स्पर्म इसके ओवम से जा करके फर्टिलाइज हो जाता है और यह बनाता है जाइगोट। ओबेलिया के सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 44।
44 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आबेलिया के चाहे हाइड्रेंथ की कोशिकाओं को देखेंगे, चाहे गोनेंजियम की कोशिकाओं को देखेंगे, चाहे मेडिसा की कोशिकाओं को देखेंगे, हर जगह जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वह 44 या 44 होगी। स्पर्म में कितना हो जाएगा? स्पर्म में उसका आधा हो जाएगा 22। ओवम में कितना हो जाएगा? 22। स्पर्म और ओवम में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड कहलाते हैं, अर्थात 22, और बाकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होंगे 44 वह डिप्लॉइड होंगे। तो यह हैप्लॉइड और यह हैप्लॉइड आपस में जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर से क्रोमोसोम्स की संख्या डिप्लॉइड हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर फिर से 44 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये जाइगोट डिवाइड होगा पहले वर्टिकली, तो पहले 2 सेल्स में बटेगा, फिर दोनों सेल फिर वर्टिकली डिवाइड होंगे तो ये 4 सेल में बटेगा, और फिर ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें रैपिड डिवीजन होगा, और रैपिड डिवीजन होने के बाद छोटे छोटी कोशिकाओं का एक सॉलिड बॉल बन जाएगा। इस जो सॉलिड बॉल बन जाएगा, इस सॉलिड बॉल को कहेंगे मारुला। फिर मारुला में रीअरेंजमेंट होता है और उस बॉल के अंदर एक कैविटी बन जाता है, जैसे कि क्रिकेट में जो हमारा बॉल होता है, सॉलिड बॉल होता है, ड्यूज का बॉल, सॉरी, जो क्रिकेटर्स जो बॉल खेलते हैं वो बिल्कुल सॉलिड बॉल होता है। लेकिन फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में देखेंगे अंदर से खोखला होता है। तो उस प्रकार से मारुला की कोशिकाएं फिर से अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर एक कैविटी बन जाता है, अर्थात वो फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसको कहते हैं ब्लास्टुला। यह ब्लास्टुला इलोंगेट हो जाता है इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ सीलिया बन जाता है। इस सीलिया की मदद से यह पानी में इधर उधर तैरता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला स्ट्रक्चर बनता है लार्वा, इस लार्वा को कहते हैं प्लेनुला लार्वा। इस लार्वा को कहते हैं प्लेनुला लार्वा। यह प्लेनुला लार्वा कुछ समय तक पानी में तैरता रहता है, और तैरते तैरते कुछ समय के बाद यह आकर के किसी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपक जाता है। जब यह आधार से चिपक जाता है तो इसका सारा सीलिया झड़ जाता है। जब इसका सारा सीलिया झड़ जाता है तब यह फिर से इलांगेट होना शुरू होता है, और इलांगेट होते होते ये सतह पर जड़ की तरह का, रूट की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोथिका, और ये एक तने की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हाइड्रोकैलस। इस हाइड्रोकैलस के ऊपर फिर से हमारा गोनेंजियम बन जाता है और हाइड्रेंथ बन जाता है। इस गोनेंजियम में फिर से हमारा मेडूसा बनता है, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा। तो हम देखेंगे कि इसका पॉलिप जो बॉडी है वह पॉलिप बॉडी क्या बनाता है? मेडूसा बनाता है, और यह मेडूसा स्पर्म और ओवा बनाता है जो कि आगे डेवलप होकर के फिर से पॉलिप बॉडी बनाता है। तो हम देखेंगे कि यह पॉलिप जो है यह एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन, यहाँ पर केवल बडिंग होता है, बडिंग, मुकुलन, बडिंग रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉलिप है ये अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता है मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा, और फीमेल मेडूसा और मेल मेडूसा स्पर्म और ओवम बनाते हैं, अर्थात यह लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम देखेंगे कि पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बना रहा है, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से पॉलिप का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एसेक्सुअल बॉडी से सेक्सुअल बॉडी और सेक्सुअल बॉडी से एसेक्सुअल बॉडी का निर्माण हो रहा है। तो इस घटना को या इस विधि को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो है हम यूपीएच एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीएच की बुक आई है उसी को पढ़ा रहे हैं। तो कहता है द मेडूसा आर कंसर्न्ड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब हो गया कि ये द्विलिंगी होते हैं, अर्थात मेल मेडूसा अलग होता है और फीमेल मेडूसा अलग होता है। टेस्टिस एंड ओवेरीज डेवलप ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स। गोनेट्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अर्थात इसके जो गोनेट्स हैं जहां पर स्पर्म और ओवम बन रहा है वह एक्टोडर्म की कोशिकाओं से बनते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली आकर्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर नहीं, स्पर्म और ओवम मिलेंगे बॉडी के बाहर, तो ये एक्सटर्नली होता है। इन सी वाटर वेयर द गैमेट्स आर सेट फ्री,
Our sperms may be carried by water currents to female medusa, where they fertilize eggs in situ, मतलब कि वहां पर फर्टिलाइज करते हैं। पेरेंट्स मेडुसा डाई सून आफ्टर लिबरेटिंग द गैमेट्स। जो हमारा यहाँ पर मेडुसा है, ये जो मेडुसा है, जैसे ही ये स्पर्म और ओवम रिलीज करता है, इसका डेथ हो जाता है। अर्थात इसका जो मेन बॉडी है, वो मेन बॉडी कौन सा है? इसका जो मेन बॉडी या डोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? पॉलिप है। अगर ये पूरी लाइफ साइकिल 100 दिन का है, तो ये जो हमारा पॉलिप है, ये 80 दिन तक जीवित रहता है, और बाकी ये सब केवल 20 दिन तक। अर्थात इसका जो डोमिनेंट बॉडी है वो क्या है? पॉलिप है। और ये जो मेडुसा है वो क्या है? रिसेसिव बॉडी है। ऑरेलिया में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ऑरेलिया में जो मेडुसा होगा उसका लाइफ जो है 80% होता है। अर्थात जो ऑरेलिया है, ऑरेलिया में जो मेडुसा है वो डोमिनेंट है और पॉलिप रिसेसिव है। इसमें ऑबेलिया में हमारा पॉलिप डोमिनेंट है। ऑबेलिया में हमारा पॉलिप डोमिनेंट है और मेडुसा रिसेसिव है। तो अब इसके बाद से आता है डेवलपमेंट। तो क्लीवेज इज कंप्लीट आर होलोब्लास्टिक, अर्थात जो पहले हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है कंप्लीट होता है, यानी कि एक सेल से 2 सोल बन जाते हैं। फिर जाइगोट अंडरगोज रिपीट डिविजन्स। फर्स्ट 2 डिविजन्स आर वर्टिकल, अर्थात 1 से 2 सेल और फिर 2 से 4 सेल लंबे लंबे बनता है। थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, थर्ड डिवीजन हॉरिजॉन्टल होता है, 4 सेल ऊपर हो गए, 4 सेल नीचे हो गए। इट फॉर्म्स ए हालो ब्लास्टुला, यानी कि ये एक ब्लास्टुला बनाते हैं। पहले मारूला बनाएगा फिर ब्लास्टुला बनाएगा। मारूला सॉलिड होता है और ब्लास्टुला अंदर से खोखला होता है। विथ ए सेंट्रल ब्लास्टोसील, जो अंदर जो उसका कैविटी है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और जो सेल का लेयर है उसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। सम ऑफ द ब्लास्टोमियर्स माइग्रेट टू द ब्लास्टोसील, अंदर की तरफ ब्लास्टोसील की तरफ जो है अंदर की तरफ जाते हैं। और ग्रेजुअली बाय डीलैमिनेशन एंड सक्सेसिव रैपिड डिवीजन the whole of the blastocele become filled with cells and the embryo is now known as gastrula। अब यह जो है 2 परत इसमें बन गया। पहले केवल एक ही परत था, अब 2 परत बन गया है। इसको अब क्या कहेंगे? गैस्ट्रोला कहेंगे। तो गैस्ट्रोला एलोंगेट्स, गैस्ट्रोला क्या होता है? लंबा होने लगता है। और एक्टोडर्मल सेल्स एक्वायर सीलिया, एक्टोडर्मल यानी कि ये जो हमारी एक्टोडर्मल है, यानी कि ऊपर वाला, ये क्या करते हैं? एक्वायर्ड सीलिया, यानी कि इनके पास क्या होते हैं? सीलिया बन जाते हैं। कहा गया? हाँ, ये एक्वायर सीलिया, सीलिया पाए जाते हैं और इलांगेटेड और फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा बनाते हैं। और इस लार्वा को क्या कहेंगे? प्लैनुला लार्वा। फिर उसके बाद से कहता है द इनर मास ऑफ सेल्स अरेंजेस इटसेल्फ इन ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस मतलब उसके अंदर का कैविटी बनाते हैं। और यह जो सेंट्रल कैविटी होता है, सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे? इंट्रॉन कहेंगे। इंट्रॉन, इंट्रॉन में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद से प्लैनुला आफ्टर ए ब्रीफ स्विमिंग लाइफ सेटल्स डाउन एंड अटैचेस इटसेल्फ टू सम सबस्ट्रेटम, यानी कि वो किसी आधार सतह से चिपक जाएगा और उसके सारे सीलिया टूट करके निकल जाएंगे और उसके ऊपर एक माउथ बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक माउथ बन जाएगा। द बेसल पोर्शन फॉर्म्स ए डिस्क वेयर लेटर ऑन फॉर्म्स द हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा बनाता है और ऊपर जो तने की तरह का रचना होगा उसको कहेंगे हाइड्रोकैलस। अब इसके बाद से हमारा हेडिंग आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि एस जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसा बनाता है, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हमारा पॉलिप का निर्माण करता है। यही हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस कहलाता है। तो अपेरेंटली द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस नहीं लिखा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। एसेक्सुअल हाइड्राइड कॉलोनी रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली and by budding of the blastostyle medusa are produced। मेडुसा
हैव गोनैड्स, यानी कि मेडुसा में टेस्टिस और ओवेरीज होते हैं, एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। स्पर्म्स एंड ओवा फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट्स which develop into hydroid colony and thus cycle is completed. This type of life cycle is known as alternation of generation, metagenesis. But in true sense, अच्छा ये ट्रू सेंस की बात कर रहा है। ट्रू सेंस का मतलब हो गया कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है ये हमारा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है और बाकी इसके अलावा सब डिप्लॉइड हैं। तो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनना, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनना, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे पॉलिप से मेड्यूसा बनना, मेड्यूसा से पॉलिप बनना, पॉलिप से मेड्यूसा बनना, मेड्यूसा से पॉलिप बनना, यानी कि ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बन रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। जबकि एक्चुअल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड। तो यहां पर वही समझाने का प्रयास कर रहा है। बट इन ट्रू सेंस देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया। ए ट्रू अल्टरनेशन ऑकर्स बिटवीन एन एसेक्सुअल डिप्लॉइड जनरेशन एंड ए सेक्सुअल हेप्लॉइड जनरेशन। अर्थात डिप्लॉइड जनरेशन से हेप्लॉइड जनरेशन, हेप्लॉइड जनरेशन से डिप्लॉइड जनरेशन जब बनता है तब इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन डिप्लॉइड से ही डिप्लॉइड बन रहा है, पॉलिप से मेडुसा बन रहा है, मेडुसा से पॉलिप बन रहा है, पॉलिप से मेडुसा बन रहा है, मेडुसा से पॉलिप बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा ओबेलिया का लाइफ साइकिल। अब हम आते हैं ऑरेलिया का लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में लार्वा कई प्रकार के बन रहे हैं। ओबेलिया में केवल एक ही प्रकार का लार्वा बनता था जिसको कहते थे प्लेनुला लार्वा। यहाँ पर प्लेनुला लार्वा बनता है, फिर साइफिस्टोमा बनता है, फिर स्ट्रोबिला बनता है, फिर इफाइरा बनता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि साइफिस्टोमा किस लार्वा से बनता है, या साइफिस्टोमा के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इफाइरा किससे निकलता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। ये किसका है, ऑरेलिया का लाइफ साइकिल है। तो ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि एक पॉलिप है। ओबेलिया में भी पॉलिप था, ओबेलिया में भी पॉलिप था, ऑरेलिया में भी पॉलिप है, और मेडुसा है, वहां पर भी मेडुसा था। लेकिन यहाँ का मेडुसा क्या है, डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। अर्थात अगर 100 दिन की ये लाइफ साइकिल होगी तो यहाँ पर मेडुसा 80 दिन का होगा, और उस वाले में क्या था, मेडुसा मुश्किल से 10 या 20 दिन का था। यहाँ पर जो मेडुसा होगा वो इसका मेन बॉडी है, और पॉलिप इसका क्या है, मेन बॉडी नहीं है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। और ओबेलिया में क्या था, पॉलिप जो है वो डोमिनेंट था, ऑरेलिया में मेडुसा डोमिनेंट है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑरेलिया में 2 प्रकार का मेडुसा है, एक है मेल मेडुसा और दूसरा है फीमेल मेडुसा। ठीक है, मेल मेडुसा स्पर्म बनाता है, और यह स्पर्म पानी में तैरते हुए फीमेल मेडुसा के पास जाएगा, और फीमेल मेडुसा के अंदर जाकर के एग से फर्टिलाइज करेगा। अर्थात यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इंटरनल है। जबकि ओबेलिया में क्या था, एक्सटर्नल, यानी कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर क्या है, शरीर के अंदर, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये गया यहाँ पर इसके ओवम से फर्टिलाइज कर गया। इसके पास भी हेप्लॉइड है, ओवम के पास भी हेप्लॉइड है, दोनों मिलकर के जो है डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। यह जाइगोट में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे। फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें बहुत तेजी से रैपिड डिवीजन होगा, और यह जो है एक सॉलिड बॉल बन जाएगा, और यह सॉलिड बॉल जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, मरुला कहलाएगा। फिर उसके बाद से इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, और कैविटी बन जाएगी यानी कि इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह हो जाएगा, और इसको अब ब्लास्टुला कहेंगे।
ब्लास्टुला के बाद ये एक जगह से धंसना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ। ये यहाँ पर इसका सेक्शनल व्यू दिखा रहा है, ये अंदर की तरफ धंस रहा है। तो एक लेयर ऊपर हो गया और एक लेयर अंदर हो गया और यहाँ पर एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को कहते हैं इंट्रॉन कैविटी। उसके बाद से ये लंबा हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको कहते हैं प्लैनुला लार्वा। ओबेलिया में भी प्लैनुला लार्वा बन रहा था। तो ये हो गया प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा के चारों तरफ सीलिया होंगे। प्लैनुला लार्वा के चारों तरफ सीलिया होंगे और यह उस सीलिया की मदद से पानी में तैरता रहेगा। प्लैनुला लार्वा तैरता रहेगा। फिर उसके बाद से यह आ करके किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगा और चिपकने के बाद यह इलांगेट होना शुरू होगा। इसका सारा सीलिया टूट करके खत्म हो जाएगा। ये भी प्लैनुला लार्वा है, ये भी प्लैनुला लार्वा है, लेकिन ये क्या है, फ्री स्विमिंग है और ये क्या है, चिपका हुआ। ठीक है। अब इस प्लैनुला लार्वा से आगे का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ माउथ बन गया और माउथ के चारों तरफ क्या हुआ, टेंटैकल्स बन गए। टेंटैकल्स उंगली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, टेंटैकल्स, जो कि शिकार को पकड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टेंटैकल्स बन गया। अब ये जब टेंटैकल्स बन गए हैं तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे साइफी स्टोमा। साइफी स्टोमा यानी कि प्लैनुला के बाद बनता है साइफी स्टोमा। साइफी स्टोमा और इलांगेट होता है, लंबा हो जाता है। अब इसको कहेंगे स्ट्रोबिला। प्लैनुला, फिर साइफी स्टोमा, फिर उसके बाद स्ट्रोबिला बन गया। यह स्ट्रोबिला और बड़ा होगा और इसके पूरे बॉडी पर कुछ उभार नुमा संरचना बन जाएंगे जिसको कहते हैं बड्स। तो इसके बॉडी पर क्या होंगे, बड्स बन जाएंगे। अब यही बड्स यहाँ से टूट करके निकलेंगे और टूट करके निकलेंगे तो छोटा सा मेडुसा बनेगा। तो ये छोटा सा जो मेडुसा बन रहा है इसको कहते हैं इफाइरा। इसको क्या कहते हैं, इफाइरा। तो ये सारे बड्स यहां से निकलेंगे और क्या बनाएंगे, इफाइरा। यह इफाइरा मॉडिफाइड हो जाएगा मेल मेडुसा में और फीमेल मेडुसा में। तो यहां पर जो है, ये जो इसका क्रम है, इस क्रम को याद करना जरूरी है। प्लैनुला, प्लैनुला के बाद में साइफी स्टोमा, साइफी स्टोमा के बाद में स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला के बाद में इफाइरा और इफाइरा के बाद में मेडुसा। प्लैनुला, साइफी स्टोमा, स्ट्रोबिला, इफाइरा और उसके बाद से मेडुसा। क्लियर हो गया। तो ये जो हमने आपको यहाँ पर शब्दों में बताया है वही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ऑरेलिया का जीवन चक्र तो कैसे कैसे होता है पढ़ डालिए। प्लैनुला, फिर साइफी स्टोमा, बाकी डिटेल, ठीक है ना। साइफी स्टोमा, फिर एफाइरिया, ठीक है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो मेडुसा है, इस मेडुसा का डिटेल स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। और ओबेलिया का ये जो पॉलिप है इसके बारे में डिटेल पढ़ना है और इसके मेडुसा के बारे में डिटेल पढ़ना है। इसके मेडुसा के बारे में डिटेल क्या पढ़ना है, ये जो टेंटेकल्स लटक रहे हैं ये कितने प्रकार के टेंटेकल्स होंगे, यहाँ पर कितने टेंटेकल्स होंगे, ये भोजन को कैसे पकड़ेगा, कहाँ पे खाएगा, कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पर जो गोनेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस मेडुसा के अंदर जो गोनैड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवेरीज, वो कहाँ पर सिचुएटेड होंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। पहला था लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया और दूसरा था लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। कौन कौन से इसमें जो है लार्वा पाए जाते हैं, उसका क्रम क्या है, इसको पढ़ना है, याद करना है। अब इसके बाद से हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ जोइड्स फाउंड इन ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी यानी कि ओबेलिया के पूरे जीवन में कितने प्रकार के जोइड्स या कितने प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कितने प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है।
तो हम आते हैं कितने प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको देखते हैं। ये हमारा ओबेलिया का एक कॉलोनी है। तो इस कॉलोनी में हम सिंपली पहले देखें क्या है। इस कॉलोनी में नीचे देखेंगे तो इसका जो रूट है इसको कहते हैं हाइड्रोराइजा, और इसके ऊपर जो स्टेम निकल रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोकाइलस। इसको हम और बड़ा करके दिखाते हैं। ये रूट है हाइड्रोराइजा और जो स्टेम है इसको कहते हैं हाइड्रोकाइलस। इस हाइड्रोकाइलस जब ये ऊपर जा रहा है तो हम देखेंगे कि ब्रांच बन रहा है, और इस ब्रांच पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये स्टेम आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टेम और ये जो हाइड्रेंथ है इसके बीच में भी एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, गोनेंजियम कहते हैं। तो एक यहाँ पर देखिए और फिर यहाँ पर देखिए कि ये ब्रांच बना, ब्रांच के बाद एक स्ट्रक्चर ये है और उसके बीच में एक स्ट्रक्चर ये है। यह स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रेंथ है, और ये क्या है, गोनेंजियम है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको ये जो हमारा हाइड्रेंथ है इसका स्ट्रक्चर देखना है और गोनेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये जो हाइड्रेंथ है इसका काम क्या है, हाइड्रेंथ का काम है इसके ऊपर जो टेंटाकल्स लगे हुए हैं ये शिकार को पकड़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रेंथ है, हाइड्रेंथ में चारों तरफ क्या लगा है, टेंटाकल्स लगे हैं। यह शिकार को पकड़ता है और पकड़ने के बाद यहाँ पर माउथ है, मुख, पकड़ करके इसको माउथ के अंदर डालते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक कैविटी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या करता है, जो भोजन आया है वो उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो हमारा डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें से पोषक पदार्थ बनते हैं उस पूरे पोषक पदार्थ को क्या करता है, ये पूरे बॉडी में सप्लाई देता है, पूरे बॉडी में सप्लाई देता है, यहाँ तक कि गोनेंजियम को भी सप्लाई देता है। तो इस जो हाइड्रेंथ है, हाइड्रेंथ का जो मेन पार्ट हो क्या क्या हो गया, माउथ हो गया, हाइपोस्टोम हो गया, और हाइड्रोथिका। हाइड्रोथिका का मतलब ये कवरिंग है इसका, इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो ये जो हाइड्रेंथ है इसका काम क्या है, इसका काम है पूरी कॉलोनी को पोषक पदार्थ सप्लाई करना है, पूरी कॉलोनी को क्या करना है, भोजन प्रदान करना है। तो ये क्या है, इसका न्यूट्रिटिव पार्ट है। और गोनेंजियम क्या है, ये मेड्यूसा बनाता है, अर्थात ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक तो हमारा जो जॉइंट्स हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रेंथ हो गया, दूसरा क्या हो गया, गोनेंजियम हो गया, और तीसरा क्या होगा, मेड्यूसा होगा। तो हम आते हैं यस हाइड्रेंथ का डिटेल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हाइड्रेंथ है। इस हाइड्रेंथ को हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके देखते हैं तो क्या दिखता है। इसमें सबसे बाहर जो कोशिकाओं का लेयर है इसको क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे। उसके अंदर की कोशिकाओं के लेयर को क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहेंगे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा एक लाइनिंग, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। और बड़ा करते हैं, ये एक्टोडर्म हो गया और ये एंडोडर्म हो गया, और इसके बीच में ये जो हमारा ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है ये एक चिकना सा लिक्विड होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसोग्लिया। तो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में क्या है, मेसोग्लिया है। तो ये कौन सा एनिमल हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया, अर्थात जो सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये जो एंडोडर्म है इसके अंदर क्या है, एक कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे। यहाँ पर माउथ है, ये टेंटेकल है, यहाँ पर कैविटी है, लेकिन टेंटेकल में कोई कैविटी नहीं है, अर्थात इसका टेंटेकल कैसा है, सॉलिड है। और टेंटेकल्स में जो है एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसको नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका कहते हैं। ये नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका में एक निडिल होता है। जब कोई एनिमल या कोई कीड़ा मकोड़ा इसके आसपास आता है तो उसको पकड़ता है और अपने नीडोब्लास्ट से उसके अंदर जहर डाल देता है, जिससे जो शिकार है वो बेहोश हो जाता है, और उसको पकड़ करके ये माउथ के अंदर डाल देते हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे ये हाइड्रेंथ है। ये जो इसका बाहर का कवर है, इस बाहर के कवर को क्या कहेंगे? हाइड्रोथीका कहेंगे। ये हाइड्रोथीका जो पूरी और नीचे वाली पॉलिप से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ, लाइक प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइड्रोथीका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रेंथ का स्ट्रक्चर। गोनेंजियम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। गोनेंजियम के स्ट्रक्चर में केवल इतना ही पढ़ना है कि इसके अंदर बड्स बनते हैं, इसको गोनेंजियम कहते हैं। ये गोनेंजियम है। यहाँ पर ऊपर जो है छिद्र है जिसको गोनोपोर कहते हैं। बड्स यहीं से बाहर निकलते हैं, बड्स यहीं से बाहर निकलते हैं। इसका जो कवरिंग है इसको गोनोथीका कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये मेडुसा चिपके हुए हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। तो गोनेंजियम में 3 पार्ट हो गए। ब्लास्टोस्टाइल जहाँ पे मेडुसा चिपका हुआ है, गोनोथीका इसका कवरिंग हो गया, और गोनोपोर इसका माउथ हो गया जहाँ से मेडुसा बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से इसका जो मेडुसा वाला स्ट्रक्चर है उसको देखें। हाँ, ये जो है इसका मेडुसा देखें। हमको यहाँ पर ओबेलिया का मेडुसा देखना है और ओरेलिया का मेडुसा देखना है। तो जो ओबेलिया का मेडुसा होता है, जो ओबेलिया का मेडुसा होता है, वो जो कटोरा होता है घर में कटोरा जो होता है, ठीक है, इस कटोरे को उल्टा कर दीजिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। कटोरे को उल्टा कर दिया तो ये हमारा ओबेलिया का जो मेडुसा होता है वो उल्टे कटोरे की तरह होता है, और ओरेलिया का जो मेडुसा होता है वह छाते की तरह होता है। ये जो इसका ऊपर का पोर्शन होगा इसको कहेंगे एक्स अम्ब्रेलर पार्ट। ठीक है, यहां पर भी क्या है? ये एक्स अम्ब्रेलर पार्ट है। लेकिन ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन पूरा चिकना है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम देखेंगे कि इस तरीके से ये नॉच बने हुए हैं। ये पोर्शन क्या है? नॉच बना हुआ है। और साथ ही जो है छाते के अंदर क्या होती है? तीलियां होती हैं। ठीक है, छाते के अंदर तीलियां होती हैं। तो मोटा मोटा खाली मतलब सिंपल तरीके से हम ये सब बात समझ लें कि जो ओरेलिया है उसका मेडुसा छाते की तरह है, और ओबेलिया का मेडुसा उल्टे कटोरे की तरह है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओबेलिया का मेडुसा। ओबेलिया का मेडुसा, तो ओबेलिया का मेडुसा ये कटोरी की तरह है। ये हो गया, और ये कटोरे का माउथ हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ टेंटेकल्स लटक रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये टेंटेकल्स लटक रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम सेक्शन काट करके देखते हैं तो क्या क्या दिखता है? जब सेक्शन काट करके देखते हैं तो इसका ये माउथ दिखता है, माउथ दिखता है। ये कटोरा हो गया, इसका माउथ जो है लटकता है। माउथ इसका क्या है? लटकता है। माउथ जैसे घंटी होता है ना, घंटी में जो बजाने वाला होता है लटकता है, वैसे ही जो है ये माउथ इसका लटकता है। माउथ हो गया, और ये जिस ट्यूब की सहायता से लटकता है उस ट्यूब को क्या कहते हैं? मैनोब्रियम कहते हैं। ठीक है, और ये पीछे जा करके इसकी दीवार से जुड़ा होता है। माउथ, उसके पीछे मैनोब्रियम, और जाकर के पीछे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वहां पर गोनैड्स लटके हुए हैं, गोनैड्स लटके हुए हैं। ठीक है, अब ये जो माउथ भोजन को पकड़ेगा, अपने अंदर ले जाएगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद पूरी बॉडी को कैसे सप्लाई देगा? तो पूरी बॉडी को सप्लाई देने के लिए इसमें जो है कैनाल लगा होता है, इसमें नलिकाएं लगी होती हैं जिसको कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो रेडियल कैनाल है, सर्कुलर कैनाल है, उसके बारे में भी पढ़ाते हैं। इसका जो ऊपर का पोर्शन इसको क्या कहेंगे? एक्स अम्ब्रेलर,
एक्टोडर्म, और जो नीचे का पोर्शन उसको क्या कहेंगे, सब अम्ब्रेला। मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन होगा एक्स अम्ब्रेला और ये जो नीचे का पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, सब अम्ब्रेला। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, उसके बीच में मेसोग्लिया है। तो इतना डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ों को हमको इसमें स्पेशली पढ़ना है। और वो स्पेशल चीज़ क्या है, इसके टेंटाकल्स हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के टेंटाकल्स हैं, गोनेट्स कहाँ पर स्थित है। और ये जो है यहाँ पर, ये जो कटोरे का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो इसका माउथ होगा, इस नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेलम, इसको कहेंगे वेलम। और यही चीज़ जब ओरेलिया में आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, वेलेरियम कहेंगे। यहाँ पर वेलम है, वहाँ पर वेलेरियम है। यहाँ पर कोई नॉच नहीं पाया जाएगा, जैसे छाते में नॉच होता है तो वो ओरेलिया की तरह है। कटोरे में कोई भी नॉच नहीं पाया जाता है, अर्थात ये ओबेलिया की तरह है। अब हम आते हैं इसका, ये कटोरा है, ऐसे करके देखना है, ऐसे ये तैरता रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हम पकड़ लिए और ऐसे करके देख रहे हैं। तो जब ऐसे करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या क्या दिख रहा है। ये मैनुब्रियम है और मैनुब्रियम के ऊपर ये माउथ है। यहाँ से भोजन को पकड़ेगा, मैनुब्रियम से होते हुए नीचे स्टमक में पहुँचाएगा। ये माउथ, मैनुब्रियम, स्टमक, स्टमक में भोजन को पचाया जाएगा और जो न्यूट्रिशनल पदार्थ बनेंगे उसको ये कैनाल 1 2 3 4 कैनाल से यहाँ कैनाल में भेजेगा। ये कौन सा कैनाल है, ये है रेडियल कैनाल। और यहाँ पर ये जो कैनाल है इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर कैनाल। तो रेडियल कैनाल ऊपर जाकर के किससे जुड़ा हुआ है, सर्कुलर कैनाल से। रेडियल कैनाल की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, रेडियल कैनाल है 4। और हर रेडियल कैनाल के ऊपर एक गोनेट लगा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है। अब हम आते हैं इसके टेंटाकल्स के ऊपर कि टेंटाकल्स इसमें कितने प्रकार के हैं। तो ये हमारा जो रेडियल कैनाल से सटा हुआ टेंटाकल है। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, एक इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर जो टेंटाकल होगा, और यहाँ ये लाइन जो जा रही है और ये जा रही है, इसके बीच में एक लाइन और फिर इसके बीच में एक लाइन। ठीक है ना, इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया हमारा वेलम, ये हो गया हमारा रेडियल कैनाल, और ये हो गया सर्कुलर कैनाल। रेडियल कैनाल से सटा बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, पर रेडियस टेंटाकल, पर रेडियस टेंटाकल। और इससे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो टेंटाकल इसको क्या कहेंगे, इंटर रेडियस टेंटाकल। पर रेडियस टेंटाकल और इंटर रेडियस टेंटाकल। ठीक है। तो पर रेडियस टेंटाकल कितने होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो पर रेडियस टेंटाकल की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है। इंटर रेडियस कैनाल, इन दोनों के बीच में एक इंटर रेडियस, इन दोनों के बीच में एक इंटर रेडियस, इन दोनों के बीच में एक इंटर रेडियस, इन दोनों के बीच में एक इंटर रेडियस। यानी कि इंटर रेडियस कैनाल, इंटर रेडियस टेंटाकल्स की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है। पर रेडियस टेंटाकल कितने हैं, 4 हैं। इंटर रेडियस कैनाल, इंटर रेडियस टेंटाकल्स 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा इंटर रेडियस है और ये जो पर रेडियस है, इसके बीच में एक, और फिर यहाँ पर इसके बीच में एक। यानी कि एक टुकड़े में, एक टुकड़े में एक एड रेडियस कैनाल यहाँ पर है, एक एड रेडियस कैनाल यहाँ पर है। यानी कि पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में जो टेंटाकल, इसको क्या कहेंगे, एड रेडियस। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके बीच में भी एक एड रेडियस, यानी कि 2 एड रेडियस यहाँ पर हो जाएंगे, 2 एड रेडियस यहाँ पर, 2 एड रेडियस यहाँ पर, 2 एड रेडियस यहाँ पर। यानी कि 8 एड रेडियस टेंटाकल्स हो जाएंगे।
पर रेडियस टेंटाकल 4 होंगे, इंटर रेडियस टेंटाकल 4 होंगे, लेकिन एड रेडियस टेंटाकल्स 8 होंगे। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8। ठीक है, तो टोटल टेंटाकल्स कितने हो गए? 4 पर रेडियस टेंटाकल, 4 इंटर रेडियस टेंटाकल, 4 4 8, और एड रेडियस टेंटाकल्स की संख्या कितनी है? 8। तो टोटल टेंटाकल्स कितने हो गए? 16। तो यहाँ पर जो है टोटल जो टेंटाकल्स की संख्या होगी 16 होगी। अब हम देखेंगे कि जो एड रेडियस टेंटाकल है उसका जो बेस है वो फूला हुआ है। उसका बेस कैसा है? फूला हुआ है। बाकी किसी भी टेंटाकल का बेस फूला हुआ नहीं है, लेकिन जो एड रेडियस टेंटाकल्स उसका बेस फूला हुआ है। ये जो फूला हुआ बेस है, यहां पर इसका जो संवेदी अंग होता है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? स्टेटोसिस्ट कहते हैं। ये जो फूला हुआ है वो स्टेटोसिस्ट है, जो कि इसका संवेदांग है, जो कि इसका संवेदांग है, स्टेटोसिस्ट। तो स्टेटोसिस्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? स्टेटोसिस्ट की संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि एड रेडियस टेंटाकल्स की संख्या कितनी थी? 8 थी। पर रेडियस टेंटाकल्स की संख्या 4, इंटर रेडियस टेंटाकल्स की संख्या 4, और एड रेडियस टेंटाकल्स की संख्या 8। और जो एड रेडियस टेंटाकल्स हैं उसका जो बेस होता है वो फूला हुआ होता है, वहाँ पर उसके संवेदी अंग होते हैं, और उसको क्या कहते हैं? स्टेटोसिस्ट कहते हैं। और इसका ये जो पोर्शन है, जो कटोरे का यहाँ का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? उस पोर्शन को कहते हैं वेलम। तो ये हमारा हो गया ओबेलिया के मेड्यूसा का स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे कि ओबेलिया के कॉलोनी में क्या क्या पाए जा रहे हैं? एक पॉलिप, एक मेड्यूसा। दिखाते हैं स्ट्रक्चर फिर से। तो इसमें कितने प्रकार के जॉइंट्स हो गए? ये है पॉलिप। पॉलिप में 2 प्रकार के जॉइंट्स हैं, एक हाइड्रेंथ है और एक गोनेंजियम है। तो एक हाइड्रेंथ, एक गोनेंजियम, 2 हो गए, और फिर मेड्यूसा 3। यानी कि ओबेलिया में कितने जॉइंट्स होते हैं? ओबेलिया में 3 जॉइंट्स होते हैं, पॉलिप, गोनेंजियम, सॉरी पॉलिप करें, हाइड्रेंथ, गोनेंजियम और मेडुसा। ठीक है, तो हमने जो है इसके हाइड्रेंथ का स्ट्रक्चर देखा, इसके मेडुसा का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं ओरेलिया के मेडुसा का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है, describe the structure of Aurelia, add a note on the development of Ephyra, add a note on development of Ephyra, यानी कि एफाइरा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम यहाँ पर जो है, जो ऑरेलिया का मेन बॉडी है वो क्या है? मेडुसा है। ओबेलिया का जो मेन बॉडी था वो था पॉलिप, और ऑरेलिया का मेन जो बॉडी है वो क्या है? मेडुसा है। यानी कि ऑरेलिया में मेडुसा डोमिनेंट है, जबकि ओबेलिया में पॉलिप डोमिनेंट था, ऑरेलिया में मेडुसा डोमिनेंट है। इसका मेडुसा का स्ट्रक्चर जटिल होगा, ओबेलिया के मेडुसा का स्ट्रक्चर आसान था। ठीक है, इसका मेडुसा जटिल है और ओबेलिया का पॉलिप जटिल था। तो यहां पर जो है हमको इस मेडुसा का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो इस मेडुसा के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम बिल्कुल जेली की तरह होता है, जेली।
ठीक है। तो इसका बॉडी जो है वो बाहर से ही दिखाई देता है, अंदर इसका क्या क्या है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है, हमको 4 गोनेट्स ऊपर ही ऊपर दिख जाते हैं। इसके शरीर के अंदर है लेकिन ऊपर से दिखते हैं, और ये बहुत सारे कैनाल्स दिख रहे हैं। जबकि ओबेलिया में केवल हमारा रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल था, इसमें कई प्रकार के कैनाल्स होते हैं। ठीक है। ओबेलिया में क्या था, मैनुब्रियम था, उसके ऊपर माउथ था जो कि शिकार को पकड़ करके और अपना काम चलाते थे। उनको बहुत ज़्यादा तक जिंदा भी नहीं रहना रहता था, इसलिए उनका स्ट्रक्चर बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा जटिल है। इसमें भी जो है इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने बताया था छाते की तरह होता है, अर्थात इसमें नॉच होते हैं। ठीक है ना, इसमें नॉच बने होते हैं। कितने नॉच होते हैं अभी वो सब दिखाते हैं। तो ये इसके अंदर एक मैनुब्रियम होता है, मैनुब्रियम के बाद में एक माउथ लगा होता है, और वो माउथ जो है 4 बड़े बड़े भुजाओं द्वारा घिरे होते हैं, जिसको कहते हैं ओरल आर्म। ओरल आर्म कहते हैं। यहाँ पर मैनुब्रियम होगा, मैनुब्रियम के बाद यहाँ माउथ होगा, और ये माउथ क्या है, 4 भुजाओं द्वारा घिरे हैं, जिसको कहते हैं ओरल आर्म। ये शिकार को पकड़ करके माउथ के अंदर डालते हैं। इसका ये जो मार्जिन है, ओबेलिया में इस मार्जिन को कहते थे वेलम, और इसमें क्या कहेंगे, विलेरियम। इसमें कहेंगे विलेरियम। ओबेलिया में क्या कहते थे, वेलम कहते थे। ठीक है। तो ये तो इसका यहाँ से दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो हमारा ऑरेलिया था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे था, ऐसे था, इसको हमने ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद में हमको जैसे छाते को, छाता है ना, छाते को ऐसे कर दो तो उसमें जो नॉच है, जो तीलियां लगी हैं, वो ऐसे दिखेंगे तीलियां ये। तो यहाँ पर जो है कितनी तीलियां लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें नॉच कितने हैं, 8 हैं। इसमें नॉच की संख्या कितनी है, 8 है। ये है इसका माउथ, और माउथ के पीछे क्या लगा होगा, मैनुब्रियम लगा होगा। माउथ के पीछे क्या है, मैनुब्रियम। मैनुब्रियम का मतलब उसका गला। हमारा माउथ है और माउथ के पीछे क्या है, गला है। गला नीचे जाके कहाँ जुड़ा हुआ है, स्टोमक से जुड़ा हुआ है। माउथ, गला यानी कि इसोफेगस, और फिर स्टोमक। तो इसका भी माउथ, माउथ के पीछे मैनुब्रियम, और मैनुब्रियम के पीछे स्टोमक। और ये माउथ जो है ये 4 ओरल आर्म से घिरा हुआ है, 4 ओरल आर्म से घिरा हुआ है। और ये 4 ओरल आर्म जो है, जो नॉच है, वहां की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि नॉच की संख्या कितनी है, 8 है। ये जो ओरल आर्म है ये नॉच पे जाकर के मिल रहे हैं। ठीक। इस ओरल आर्म के नीचे एक कैनाल होता है, उस कैनाल को क्या कहेंगे, उस कैनाल को कहेंगे पर रेडियस कैनाल। इस के नीचे जो कैनाल होगा उसको क्या कहेंगे, पर रेडियस कैनाल। इस पर रेडियस कैनाल के बिल्कुल बीच में जो हमारा कैनाल होगा उसको क्या कहेंगे, इंटर रेडियस कैनाल। उसमें टेंटैकल्स था, यहां पर कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर रेडियस कैनाल की संख्या 4, 1 2 3 4। इंटर रेडियस कैनाल की संख्या 4, 1 2 3 और 4। पर रेडियस कैनाल और इंटर रेडियस कैनाल के बीच में एक कैनाल होता है जिसको कहते हैं एड रेडियस कैनाल। तो इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, यानी कि एक चतुर्थांश में, एक टुकड़े में जो एड रेडियस कैनाल है उसकी संख्या 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो पर रेडियस कैनाल की संख्या 4, पर रेडियस कैनाल से
45 डिग्री का कोण बनाते हुए जो कैनाल होगा उसको इंटर रेडियस कैनाल कहेंगे, और हर टुकड़े हर चतुर्थांश में एक इंटर रेडियस कैनाल होगा, यानी कि उसकी भी संख्या कितनी होगी 4। और पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में एक कैनाल होगा जिसको कहेंगे ऐड रेडियस। तो एक चतुर्थांश में 2 ऐड रेडियस, एक इसके और इसके बीच में, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, यानी कि ऐड रेडियस कैनाल की संख्या कितनी हो गई 8। तो टोटल कैनाल की संख्या कितनी हो गई 16। टोटल कैनाल की संख्या कितनी हो गई 16। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और इसका जो हमारा ये जो कैनाल होगा, ये जो हमारा इंटर रेडियस कैनाल होगा, वहीं पर इसके 4 गोनेट्स पाए जाएंगे। इंटर रेडियस कैनाल पर, वहाँ पर रेडियस कैनाल, वहाँ पर रेडियल कैनाल के ऊपर थे, और यहाँ पर क्या है सिंपल जो इंटर रेडियस कैनाल है, हर इंटर रेडियस कैनाल के ऊपर एक गोनेट पाया जाएगा, यानी कि इसमें गोनेट्स की संख्या कितनी होगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओरेलिया का मेडूसा का स्ट्रक्चर। ओरेलिया के पॉलिप का स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना है। तो कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओरेलिया। तो ओरेलिया का जो कॉमन नेम है वो क्या है, जेलीफिश है। जेलीफिश, फिश का मतलब मछली नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है जीएस के पेपर में कि 4 ऑप्शन दे देगा, रोहू मछली, ठीक है, और 3 और मछली और एक जेलीफिश का नाम दे देगा। तो पूछ देगा कि इसमें से कौन सी मछली नहीं है। तो ये जो हमारा ओरेलिया है इसका कॉमन नेम है जेलीफिश, लेकिन ये क्या है, ये सिलेंड्रेटा फाइलम का एनिमल है, यह मछली समुदाय का एनिमल नहीं है, अर्थात यह मछली नहीं है, केवल नाम ही इसका जेलीफिश है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो कहता है कि जेलीफिश है और ये कोस्टल वाटर में पाया जाता है। कोस्टल वाटर का मतलब क्या हो गया कि तट पर, समुद्र के तट पर पाया जाता है। और इसका जो मेडूसा स्टेज होता है वो क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है, और जो पॉलिप है वो क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है। और मेडूसा से पॉलिप बनता है, पॉलिप से मेडूसा बनता है। इसका एक्सटर्नल फीचर, इसका एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा बता दिया आपको कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑरेलिया क्या होता है, रिकॉग्नाइज बाय इट्स सॉफ्ट अम्ब्रेला लाइक बॉडी, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल सॉफ्ट जेली की तरह होती है, और 4 रेडिश पिंकिश गोनेट्स होते हैं जो कि उसके सिर के ऊपर ही दिखाई देते हैं। सिर के ऊपर गुलाबी रंग के जो गोनेट्स होते हैं उसके सिर के ऊपर दिखाई देते हैं, और ये जो 4 इसके ओरल आर्म है, ठीक है, वो नीचे की तरफ लटकते हुए होते हैं। उसके बाद से कहता है कि जो अम्ब्रेला वाला पोर्शन है, यानी कि उसमें जो नॉच है वो कितने हैं, तो ब्रोकन इनटू 8 इक्वल लोब्स, यानी कि उसमें नॉच की संख्या कितनी है 8 है। ठीक है, और इसका जो ओबेलिया में क्या था, ओबेलिया में वेलम था, और इसमें क्या है, वेलेरियम है। इट डिफर्स फ्रॉम द हैविंग गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स रनिंग इनटू इट, यानी कि ओबेलिया में जो है वो क्या है, गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स पाया जाता है, और वेलेरियम में गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स नहीं पाया जाता है। हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें ये कहता है कि ऑरेलिया का मेडूसा और ओबेलिया के मेडूसा में क्या अंतर है। तो ऑरेलिया का जो मेडूसा होता है, ठीक है, ये जो ऑरेलिया का मेडूसा होता है तो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ओबेलिया का मेडूसा क्या होता है, ये रिड्यूस्ड और डोमिनेंट नहीं होता है। ये ज़्यादा डेवलप होता है और ये कम डेवलप होता है। ये लार्ज साइज होता है यानी कि बड़ा होता है, और ये स्मॉल साइज छोटा होता है। ठीक है, और इसका जो है अम्ब्रेला मार्जिन क्या होता है, ये 8 लोब्स में बटा होता है, यानी कि 8 नॉचेस में बटा होता है, और ये चिकना होता है कटोरे की तरह। ये छाते की तरह होता है, तीलियों, जो तीलियां निकलते नॉचेस बनता है, और ओबेलिया में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रू वेलम
यानी कि कटोरे में क्या होता है, एकदम बिल्कुल चिकना सा सतह होता है, और इसमें क्या होता है, ओरेलिया में वो नॉचेस बने होते हैं। तो अगर कटोरे की तरह है तो उसको कहेंगे वेलम, और अगर उसमें तीलियों की नॉचेस लगे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, वेलेरियम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, ट्रू वेलम एब्सेंट नहीं होता है, उसकी जगह पर क्या होता है, वेलेरियम होता है, और इसमें क्या होता है, ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। फिर इसमें क्या होता है, ओरल आर्म होते हैं जिनकी संख्या 4 है, इसमें 4 ओरल आर्म होते हैं, और इसमें ओरल आर्म नहीं होते हैं। फिर उसके बाद से कहता है स्टोमक 4 लोब्ड, यानी कि इसका जो स्टोमक होता है वो 4 चेंबर्स में बटा होता है, और इसका स्टोमक जो होता है वो 4 चेंबर्स में नहीं बटा होता है। स्टोमक नॉट लोब्ड एंड गैस्ट्रिक प्रोड्यूस आल्सो एब्सेंट, गैस्ट्रिक पाउचेस उसमें नहीं होते हैं, और उसमें गैस्ट्रिक पाउचेस भी होते हैं। और इसका जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कैनाल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हो गया कि पर रेडियस कैनाल, इंटर रेडियस कैनाल और एड रेडियस कैनाल, 16 प्रकार के कैनाल हैं। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, केवल रेडियल कैनाल है और सर्कुलर कैनाल है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिसोग्लिया क्या होगा, जिलेटिनस होगा, और इसमें मिसोग्लिया मतलब नहीं होता है। और नर्वस सिस्टम इसमें होता है, गैंग्लियन बनाता है, और इसमें एब्सेंट है, इसमें नहीं होता है। इसमें जो हमारा एड रेडियस कैनाल था, एड रेडियस कैनाल सॉरी जो एड रेडियस नर्वस सिस्टम फॉर्म से सब अम्ब्रेलर नर्वस प्लेक्सस एंड ए ग्रुप ऑफ रोफिलियम गैंग्लिया, अर्थात इसमें गैंग्लिया बनता है और इसमें गैंग्लिया नहीं बनता है। और स्टोसिस्ट 8 इन नंबर, सिचुएटेड 1 इन ईच नॉच ऑफ अम्ब्रेला मार्जिन, यानी कि इसमें स्टेटोसिस्ट जो है 8 है, इसमें भी स्टेटोसिस्ट 8 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एड रेडियस टिंटैकल्स के बेस पर है, एड रेडियस टिंटैकल्स के बेस पर है, और इसमें कहाँ पर है, नॉचेस पर है। स्टेटोसिस्ट इसमें भी है, स्टेटोसिस्ट इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर टिंटैकल्स का जो बेस है, एड रेडियस टिंटैकल का जो बेस है वो सूज गया है, फूल गया है, और वहाँ पर स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और यहाँ पर जो नॉचेस है, यानी कि जो तीली की तरह की रचनाएं बन रही है, उसमें बन आ रहा है। और इसमें जो गोनैड्स होते हैं वो एंडोडर्म की कोशिकाओं की बनी होती हैं। गोनैड्स ऑन द फ्लोर ऑफ गैस्ट्रिक पाउचेस एंड इनर रेडियल इन पोजीशन आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्मल सेल्स, ये एंडोडर्म के बने होते हैं, और इसके गोनैड्स किसके बने हैं, एक्टोडर्म के। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओबेलिया है, ओबेलिया का जो गोनैड है वो एक्टोडर्म की कोशिकाओं का बना होता है, और ओरेलिया का जो गोनैड्स होता है वो एंडोडर्म की कोशिकाओं का बना होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ओबेलिया में एक्सटर्नल, शरीर के बाहर होता है, इसमें शरीर के अंदर होता है। और फिर उसके बाद से है प्लेनुला विथ ए ब्लास्टोपोर एंड ए सिलेंट्रॉन, यानी कि इसका प्लेनुला वो क्या होता है, उसमें ब्लास्टोपोर भी होता है और सिलेंट्रॉन भी होता है, जबकि इसका जो प्लेनुला होता है उसमें ब्लास्टोपोर और सिलेंट्रॉन नहीं होता है। अर्थात इसके प्लेनुला में, ब्लास्टोपोर का मतलब हो गया कि माउथ, इसके प्लेनुला में माउथ नहीं होता है ओबेलिया में, और ओरेलिया में प्लेनुला में माउथ होता है, और साथ ही साथ सिलेंट्रॉन यानी कि भोजन को पचाने का जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है वो भी इसमें पाया जाता है। प्लेनुला के बाद में जो लार्वा बनता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं साइफी-स्टोमा। तो प्लेनुला के बाद साइफी-स्टोमा बनता है ओरेलिया में, लेकिन ओबेलिया में साइफी-स्टोमा नहीं बनता है। तो ये हमारा जो है ओबेलिया एंड ओरेलिया का स्ट्रक्चर, उसका लाइफ साइकिल हमने ख़त्म कर दिया। आप यूपीएच उठाइए, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर समय होगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।